हेलो दोस्तों, वेलकम टू नालंदा अकेडमी। नालंदा अकेडमी में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं 1500 MCQ सीरीज़ का अगला पार्ट, जिसमें हम संघ और इसके क्षेत्र एवं नागरिकता से संबंधित जितने भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बन सकते हैं उन्हें डिस्कस करेंगे तथा उनसे संबंधित जानकारी को भी हम यहाँ पे साझा करेंगे। तो चलिए आज की वीडियो हम स्टार्ट करते हैं, जिसमें हमारा पहला क्वेश्चन है, संघ और उसका राज्य क्षेत्र संविधान के किस भाग में वर्णित है। दोस्तों, मैंने आपको जैसा कि पहले ही बताया था कि हमारे संविधान में जब हमारे संविधान का निर्माण हुआ तब 22 भाग थे। कितने भाग थे दोस्तों? 22। और अभी करंट में हमारे संविधान में 25 भाग हैं। तो अब ये बात कर रहा है कि संघ और उसके राज्य क्षेत्र जो हैं वो संविधान के किस भाग में वर्णित है। आपके ऑप्शन है भाग 1, भाग 2, भाग 3 एवं भाग 4। तो दोस्तों इसका सही ऑप्शन है भाग 1, यानी आंसर ए सही है। भाग 1 में संघ और उसके राज्य क्षेत्र के बारे में बताया गया है, बतलाया गया है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है, संविधान में भारत या इंडिया को किस प्रकार वर्णित किया गया है। ये मैंने आपको प्रीवियस स्लाइड में या प्रीवियस वीडियो में बताया था दोस्तों कि हमारे भारत में जब हमारा संविधान सभा जब संविधान को तैयार कर रही थी, जब संविधान सभा संविधान को तैयार कर रही थी, तब इस बात पे विरोध था कि भारत में या संविधान में देश का नाम क्या रखा जाए, भारत या इंडिया। और इस बात पे लेके जब विरोध हो रहा था तो कुछ लोग ये चाहते थे कि जो हमारा पूर्व नाम है भारत वो रखा जाए, जबकि कुछ लोग चाहते थे कि जो अब आधुनिक नाम है इंडिया वो रखा जाए। तो यहाँ पे सहमति हुई कि दोनों नामों को ही इंडिया के संविधान में रखा जाएगा और कहा गया भारत, जिसे इंडिया भी कहा जाता है के साथ, फिर उसकी लाइन स्टार्ट हो जाती है ना। तो यहाँ पे क्या हुआ कि दोनों वर्डों को यूज किया गया। तो अब ये पूछ रहा है कि यहाँ पे जो है भारत या इंडिया, इसे किस प्रकार वर्णित किया गया संविधान में। आपके ऑप्शन है राज्यों का संघ, राज्यों का समूह, राज्य का केंद्र या इनमें से कोई भी नहीं। तो दोस्तों इसका सही ऑप्शन है ए, राज्यों का संघ, जिसके लिए लाइन लिखी गई है संविधान में हमारे कि अनुच्छेद 1 यानी आर्टिकल 1 अनुच्छेद 1 कहता है कि इंडिया यानी भारत, जो कि भारत जो है वो राज्यों का समूह ना होकर क्या होगा, राज्यों का संघ होगा। और इस राज्यों का जब ये संघ होता है तो इससे दो बातें स्पष्ट होती हैं। एक तो हमारे देश का नाम क्लियर हो जाता है कि हमारे देश का नाम क्या है, और दूसरा हमारे देश की राज्य पद्धति का प्रकार क्या है, किस प्रकार की हमारी शासन प्रणाली है, वो भी इससे क्लियर हो जाता है। तो हमारा क्या ऑप्शन सही है, हमारा ए ऑप्शन सही है, क्योंकि हमारा राज्यों का संघ ऑप्शन है। और मैंने आपको पहले भी बताया था कि हमारे देश के लिए क्या कहा जाता है, कि हमारे देश के लिए कहा जाता है कि हमारा देश जो है वो विनाशी राज्यों का अविनाशी संघ है। कैसा है दोस्तों? विनाशी राज्यों का अविनाशी संघ। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब हुआ कि हमारे देश में संघ का विनाश नहीं हो सकता, राज्यों का विनाश हो सकता है, क्योंकि राज्य विनाशी हैं, यानी दो राज्यों को एक कर सकते हैं, एक को दो कर सकते हैं, इनके नाम में परिवर्तित कर सकते हैं, लेकिन संघ के साथ छेड़छाड़ नहीं कर सकते। ठीक है, तो इसमें आपका ए ऑप्शन सही है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है, भाषा के आधार पर गठित होने वाला पहला राज्य कौन सा है। तो भाषा के आधार पर गठित होने वाला पहला राज्य कौन सा है। आपके ऑप्शन है मध्य प्रदेश, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु। दोस्तों इसका सही ऑप्शन है सी, आंध्र प्रदेश, यानी आंध्र प्रदेश भाषा के आधार पर गठित होने वाला भारत का पहला राज्य है। ठीक है, तो एक कौन से नंबर का राज्य, ये भी क्वेश्चन आ जाता है, कौन से नंबर का राज्य बना था। तो जो आंध्र प्रदेश है ये 15वें नंबर का राज्य बना था जब भाषा के आधार पर गठित हुआ था। तो ये कौन से नंबर का, सॉरी दोस्तों, ये 15वें नंबर का नहीं है, एक्चुअली 14 नंबर में ही हो गया था। तो ये भाषा के आधार पर गठित होने वाला पहला राज्य है। और इसके लिए जो एक कांग्रेसी कार्यकर्ता थे, क्या थे, एक कांग्रेसी कार्यकर्ता थे, ठीक है, कांग्रेसी कार्यकर्ता, जिनका नाम था जिनका नाम था श्री रामुलु। ठीक है, इनका पूरा नाम था पोटिली श्री रामुलु। ठीक है, पोटी श्री रामुलु। इन्होंने क्या किया था, इन्होंने अनशन किया था कि मद्रास से, जो समय का मद्रास एक पूरा एरिया था, तो मद्रास से जो तेलुगु भाषी लोग हैं उनको अलग कर दिया जाए। क्या जमानत थी इनकी दोस्तों? तो इनकी जमानत थी कि जो मद्रास है, ठीक है, उस समय का जो मद्रास है, मद्रास से जो तेलुगु भाषी लोग हैं उनको अलग कर दिया जाए, तेलुगु भाषी लोगों को। और इनको अलग करके क्या बनाया गया, तो इन्हीं को अलग करके बनाया गया आंध्र प्रदेश। क्या बनाया गया दोस्तों? आंध्र प्रदेश। इन्हीं लोगों को अलग करके इसमें से बनाया गया। और क्या हुआ, जब ये डिमांड कर रहे थे, जब ये मांग कर रहे थे, तो इस मांग के लिए अनशन पे बैठ गए थे। और अनशन में बैठे बैठे इन्होंने भूख हड़ताल की, और 56वें दिन, यानी भूख हड़ताल के 56वें दिन इनकी हो गई मृत्यु। जब इनकी मृत्यु होगी तो आनन फानन में सरकार ने फिर इसका गठन किया, और गठन करने के बाद मद्रास से अलग होकर पहला राज्य बना आंध्र प्रदेश। तो भाषा के आधार पर गठित होने वाला पहला राज्य कौन सा था?
आंध्र प्रदेश। तो आपका ऑप्शन सी सही है। इसमें आपको ये याद रखना है कि श्री रामालू, ठीक है, श्री रामुलु जो कि कौन थी, कांग्रेसी कार्यकर्ता थे। इनकी 56वें दिन भूख हड़ताल से मौत हो गई थी और इनकी मौत के बाद कांग्रेस को ये जो सेंट्रल गवर्नमेंट थी, केंद्र सरकार थी, उसे आनन फानन में इस राज्य का तुरंत निर्माण किया और पहला राज्य जो निर्मित हुआ वो कौन था, आंध्र प्रदेश। ठीक है दोस्तों, चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है कि अनुच्छेद 3, दोस्तों क्वेश्चन समझिए, आर्टिकल 3 की बात कर रहा है। आर्टिकल 3 संसद को निम्न में से कौन से अधिकार प्रदान करता है। अब यहाँ पे आपको आर्टिकल याद होने चाहिए तभी आप इसका आंसर कर पाएंगे। तो आर्टिकल 3 जो है वो संविधान में कौन सा अधिकार प्रदान करता है संसद को। तो ये कहता है, ऑप्शन है आपका ए, किसी राज्य क्षेत्र की सीमा को बढ़ा सकता है। ऑप्शन बी कहता है किसी भी राज्य की सीमा में परिवर्तन कर सकता है। किसी भी राज्य, ऑप्शन सी किसी भी राज्य का नाम परिवर्तन कर सकता है। और ऑप्शन डी उपयुक्त सभी। तो इसका आंसर है दोस्तों उपयुक्त सभी, यानी आंसर आपका डी है। देखिए जो हमारी संसद है उसमें आर्टिकल 3 में संसद को अधिकार दिया गया है कि संसद किसी भी राज्य की सीमा को बढ़ा सकता है एवं बढ़ाने के साथ में क्या कर सकता है, घटा भी सकता है। किसी भी राज्य की सीमा में परिवर्तन कर सकता है, यानी उसे कम कर सकता है, उसे ज़्यादा भी कर सकता है, या फिर किसी राज्य का नाम परिवर्तन भी कर सकता है। किन्हीं दो राज्यों को एक कर सकता है या एक राज्य को दो कर सकता है, यानी उसको डिवाइड कर सकता है। जैसे देखा अभी आपने कि आंध्र प्रदेश से तेलंगाना अलग कर दिया है ना, तो किसी भी राज्य का नाम भी परिवर्तित कर सकता है। तो इसके पास सारे राइट हैं। ये किसके पास है राइट, सारे संसद के पास। और किस आर्टिकल के तहत मिलते हैं, तो अनुच्छेद 3 यानी आर्टिकल 3 के तहत उनको ये आर्टिकल या उनको जो अधिकार है वो प्रदान किए गए हैं। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है, भाषा के आधार पर राज्यों के पुनर्गठन के लिए किस आयोग का गठन किया गया था। अभी दोस्तों मैंने आपको बताया कि भाषा के आधार पर पहला जो राज्य है वो कौन सा था। तो हमारा पहला राज्य था कौन सा, पहला राज्य था हमारा आंध्र प्रदेश, बताया ना मैंने अभी। तो पहला राज्य था आंध्र प्रदेश। अब क्वेश्चन कह रहा है कि भाषा के आधार पर पुनर्गठन के लिए किस आयोग का गठन किया गया। तो देखिए दोस्तों इसमें 3 आयोग का गठन किया गया था, ठीक है, 3 आयोग का एक्चुअली गठन किया गया था। तो पहला आयोग जो है वो पहला आयोग था इसके लिए धर आयोग, ठीक है, धर आयोग इसको कहते हैं, धर आयोग। और इसके जो अध्यक्ष थे दोस्तों, इसके अध्यक्ष थे एस के धर, एस के धर, इसके अध्यक्ष थे एस के धर। और पहले इनके आयोग का गठन किया गया था और 1948 जून 1948 में जो है जून 1948 में इसका गठन किया गया था। और इन्होंने दिसंबर 1948 में अपनी रिपोर्ट सौंपी और उन्होंने ये कह दिया कि भाषा के आधार पर राज्यों का गठन नहीं किया जाना चाहिए, बल्कि प्रशासनिक सुविधा के आधार पर भाषा का गठन किया जाना चाहिए। तो ये फेल हो गया, ये सक्सेस नहीं हुआ मान लीजिए, है ना। मतलब कुल मिला के इसको नहीं माना गया इस तरफ से, क्योंकि जो लोगों की डिमांड थी कि भाषा के आधार पर राज्यों का गठन होना चाहिए उसको इन्होंने पूरी तरह से नकार दिया था। अब दूसरा गठन हुआ दूसरे आयोग का, जिसे कहा जाता है जेवीपी। क्या कहा जाता है दोस्तों, इसे कहा जाता है जेवीपी, यानी जवाहरलाल नेहरू, सरदार वल्लभ भाई पटेल और पट्टाभी सीतारामैया। इन 3 लोगों ने मिलकर आयोग का गठन किया, तो इसको शॉर्ट में कहा जाता है जेवीपी आयोग। इन्होंने क्या कहा, तो इनका जो गठन हुआ था इस आयोग का, इसका दिसंबर 1948 में का गठन हुआ। और इन्होंने भी अपनी बात में रिपोर्ट में इस बात को माना कि कि जो राज्यों का गठन है वो भाषा के आधार पर नहीं होना चाहिए, बल्कि प्रशासनिक सुविधा के हिसाब से होना चाहिए। तो इन्होंने भी इस चीज़ को नकार दिया। इसके बाद क्या होता है दोस्तों, इसके बाद फिर क्या होता है कि लास्ट में फिर क्या होता है कि जब इसके बाद जब ये दोनों नकार देते हैं तो फिर मद्रास के वही श्री रामुलु जी, मद्रास के जो तेलुगु भाषी थे कांग्रेसी कार्यकर्ता, कौन, श्री रामुलु जी अनशन पे बैठ जाते हैं। 56 दिन के बाद इनकी मृत्यु हो जाती है। जब इनकी मृत्यु हो जाती है तो फिर इसके आनन फानन में फजल अली आयोग, कौन सा दोस्तों, फजल अली आयोग का गठन किया जाता है। और फजल अली आयोग का गठन किया जाता है और ये आयोग कहता है कि ठीक है, भाषा के आधार पे एक राज्य एक भाषा का सिद्धांत तो उसमें नहीं होना चाहिए। उन्होंने ये भी कहा कि एक राज्य एक भाषा का सिद्धांत नहीं होना चाहिए, क्योंकि ये क्या होगा, एक राज्य एक भाषा के सिद्धांत पे यदि हमने राज्यों का निर्माण किया तो कहीं ना कहीं क्षेत्रीयता को बढ़ावा देगा, जो देश की एकता और अखंडता के लिए खतरा पैदा कर सकता है। तो इन्होंने क्या कहा कि ठीक है आप बनाइए, लेकिन उसमें कुछ चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए, जैसे कि मान लीजिए देश की एकता और अखंडता को सुरक्षित रखने की वाली बात होनी चाहिए, भाषा और संस्कृति की एकरूपता होनी चाहिए, वित्तीय आर्थिक प्रशासनिक जो गठबंधन है, जो वित्तीय प्रशासनिक तर्क हैं वो सही होने चाहिए, वो पूरे होने चाहिए, है ना। तो ऐसे कुछ तर्क दिए और कहा कि इस बेस पे आप इनका निर्माण करिए। और इनकी रिकमेंडेशन के बेस पे फिर फजल अली आयोग की रिकमेंडेशन पे या उनकी अनुशंसा पे ही फिर पहले राज्य का निर्माण किया गया, जिसका नाम क्या था, आंध्र प्रदेश। तो आपका ए ऑप्शन इसमें सही होगा दोस्तों, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है कि 1 नवंबर 1956 को कितने राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों का गठन
किया गया था? तो दोस्तों आपके ऑप्शन है 14 एवं 8, दूसरा है 14 एवं 6, तीसरा है 16 एवं 6, चौथा है 16 एवं 8। इसमें सही ऑप्शन है आपका 14 एवं 6। तो यानी कि 1 नवंबर 1956 को जब ये गठन हुआ फजल इलाका का और उन्होंने अपनी रिपोर्ट सौंपी, उनकी रिपोर्ट के बाद जब आंध्र प्रदेश बना, उसके साथ साथ और भी राज्य और केंद्र शासित प्रदेश बनाए गए भाषा के आधार पर, जिसके बाद 14 राज्य निकल के आए, 14 स्टेट और 6 यूनियन टेरिटरीज निकल के आई। कितने दोस्तों? 14 राज्य यानी 14 स्टेट और 6 यूनियन टेरिटरी निकल के आई। अब वो 14 राज्य कौन कौन से थे? तो 14 राज्य थे आंध्र प्रदेश, जो सबसे पहले बन गया था, आंध्र प्रदेश, असम, बिहार, बम्बई, जम्मू एंड कश्मीर, केरल, मध्य प्रदेश, मद्रास, मैसूर, उड़ीसा, पंजाब, राजस्थान, उत्तर प्रदेश और पश्चिम बंगाल। इस प्रकार से 14 स्टेट हो गए। और यदि हम कहें यूटीज की बात करें तो इसमें थे अंडमान निकोबार द्वीप समूह, दिल्ली, हिमाचल प्रदेश, लक्षद्वीप, मिनिकॉय और अमनदीप समूह एक ही थे, मणिपुर और त्रिपुरा। इस प्रकार से 6 यूटीज थी। तो 14 और 6 के रेशो में बटा हुआ था शुरुआत में, जब 1 नवंबर 1956 को उनका गठन किया गया भाषा के आधार पर। ठीक है, लेकिन आज की बात करें, आज कितने हैं? तो आज दोस्तों 28 राज्य हैं और 9 केंद्र शासित प्रदेश हैं। पहले क्या था? तो पहले यदि आप थोड़ा दिन कुछ टाइम पहले क्या था, 29 राज्य थे और 7 केंद्र शासित प्रदेश थे। लेकिन अब क्या हुआ, यहाँ से J&K जो है उसे हटा दिया गया, J&K का राज्य का दर्जा छीन लिया गया। तो राज्य तो हो गया 28 29 से, लेकिन उसको बांट के 2 केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर और लद्दाख बना दिए गए। तो ये 7 से अब 9 हो गए। ठीक है, तो अभी करंट में कितने हैं? 28 और 9। ठीक है, और तब कितने थे? 14 और 6। ठीक है दोस्तों, चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन सा वर्तमान में केंद्र शासित प्रदेश नहीं है, यानी कि कौन सा यूनियन टेरिटरी नहीं है। केंद्र शासित प्रदेश कौन से होते हैं? ऐसी जगह जो राज्य नहीं होती, जहाँ पे विधानसभा नहीं होती। एक्सेप्शन है दिल्ली और पुडुचेरी, जहाँ पे विधानसभाएं भी होती हैं केंद्र शासित प्रदेश होने के बावजूद, लेकिन जहाँ पे ये नहीं होती, बल्कि केंद्र की का कोई प्रतिनिधि, केंद्र का कोई रिप्रेजेंटेटिव वहाँ जाके प्रशासन चलाता है राष्ट्रपति के ब्याप में। ठीक है, तो वो कौन सा है? तो अब देखिए, देखते हैं हम ऑप्शन में, लक्षद्वीप, पांडिचेरी, सिक्किम या फिर दमनदीप। तो दोस्तों इसका सही ऑप्शन होगा सिक्किम। सिक्किम क्या है? सिक्किम एक राज्य है। क्या है दोस्तों? तो सिक्किम एक राज्य है और इसे राज्य का दर्जा कब दिया गया? तो दोस्तों सिक्किम को राज्य का दर्जा दिया गया था 1974 में। कब दिया गया था? 1974 में सिक्किम को राज्य का दर्जा दे दिया गया था। ठीक है दोस्तों, तो चलिए, और पूर्ण रूप से संविधान जो सिक्किम और दर्जा, सिक्किम कब राज्य बना था? तो पूर्ण रूप से ऐसे 36वें संविधान संशोधन अधिनियम 1975 के द्वारा, 36वें संविधान संशोधन अधिनियम 1975 के द्वारा राज्य का दर्जा दिया गया और ये देश का 22वां राज्य बना था। ठीक है दोस्तों, देश का 22वां राज्य बना था। बाकी लक्षद्वीप, पांडिचेरी और दमनदीप क्या है? ये केंद्र शासित प्रदेश हैं, लेकिन सिक्किम क्या है? सिक्किम इस समय राज्य है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है कि 1956 में राज्य निर्माण के बाद किस राज्य को सबसे पहले भाषा एवं संस्कृति के आधार पर बांटा गया? अभी मैंने आपको बताया कि 1 नवंबर 1956 को कितने राज्य, कितने यूटीज थे? तो 14 राज्य थे और 6 यूटीज थे। अब क्या हुआ, जब इनको राज्यों को भाषा के आधार पर बांट दिया गया तो बाकी कुछ ऐसे राज्य थे जो 14 राज्य बनाए गए थे। इन 14 राज्यों में भी अंदर से, इन 14 राज्यों के अंदर से भी अलग होने की मांग उठी थी। यानी उनका ये कहना था कि यदि एक ही राज्य के अंदर अब 2 भाषा बोलने वाले तो उनका ये कहना था कि हमें भी अलग अलग करिए। तो सबसे मांग तो हर स्टेट से उठ रही थी, लेकिन सबसे पहले इसके बाद किससे अलग किया गया, यानी कौन से राज्य में इस बात की मांग उठी? आपके ऑप्शन है उड़ीसा, मद्रास, मध्य प्रदेश, मुंबई। तो उस समय मुंबई को क्या बोलते थे? बम्बई। क्या बोलते थे? बम्बई। ठीक है, तो सबसे पहले आपका डी ऑप्शन सही है। सबसे पहले बम्बई राज्य से यहाँ से मांग उठी। और क्या मांग उठी कि बम्बई में 2 भाषी वाले रहते थे। एक तो होते थे मराठी, ठीक है, जो वहाँ पे आज भी हैं, और एक होते थे गुजराती। तो जो गुजरात के लोग थे, जो गुजराती लोग थे, उन्होंने इनसे अलग होने की मांग करी कि हमें बम्बई राज्य से अलग करके हमारा अलग स्टेट बनाया जाए। और तब गुजरात को बम्बई से अलग कर दिया गया। तब कब? तो 1960 में, 1960 में जो गुजराती लोग थे उन्हें मराठी भाषा लोगों से अलग कर दिया गया। और इस प्रकार जो है गुजरात भारतीय संघ का या भारत का कौन सा राज्य बना? तो 15 नंबर का राज्य बना। कौन से नंबर का राज्य बना दोस्तों? 15 नंबर का राज्य बना। कब निर्माण हुआ? 1960 में। और किसे अलग किया गया? तो गुजराती भाषी लोगों को मराठा भाषी लोगों से अलग कर दिया गया। ठीक है दोस्तों, तो आपका डी ऑप्शन सही है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है कि गोवा को कब पुर्तगालियों से छीनकर भारत में मिला लिया गया? ठीक है दोस्तों, तो आपको पता होगा कि गोवा पहले पुर्तगालियों के अधीन था। गोवा में पुर्तगालियों का कब्जा था। पूरे भारत में ब्रिटिश का कब्जा था, लेकिन गोवा में पुर्तगालियों का कब्जा था। ठीक है, आज भी देखेंगे तो आप वहाँ पे चर्च वर्च ज़्यादा है इसीलिए।
तो अब आपके ऑप्शन है कब भारत में मिला लिया गया, उनसे छीनकर कब भारत में मिलाया गया। तो आपके ऑप्शन है 1958, 1961, 1964 या फिर 1965, है ना। तो इसमें दोस्तों देखिए आपका सही ऑप्शन है बी 1961। तो 1961 के द्वारा जो 1961 है, तो 1961 में क्या हुआ था, पुलिस कार्रवाई की गई थी गोवा के ऊपर। 1961 में पुलिस कार्रवाई के द्वारा गोवा को पुर्तगालियों के कब्जे से छीन लिया गया है, उनसे उनका जो कब्जा है वहाँ से उन्हें भगा दिया गया, पुर्तगालियों को पुलिस कार्रवाई करके उन्हें वहाँ से भगा दिया और गोवा को हमने अपने कब्जे में ले लिया था। और इसके बाद क्या हुआ दोस्तों कि फिर ये जो है काफ़ी टाइम तक 1961 में छीना गया, 1962 से लेकर 1987 तक जो गोवा है वो एक केंद्र शासित प्रदेश ही बना रहा। क्या बना रहा, 1962 से 1987 तक ये केंद्र शासित प्रदेश बना रहा। और 1987 में फिर गोवा को भी एक पूर्ण राज्य का दर्जा दे दिया गया था, गोवा को भी पूर्ण राज्य का दर्जा प्रदान कर दिया था। ठीक है दोस्तों, तो गोवा भी यहाँ से ऐसे एक पूर्ण राज्य का दर्जा गोवा को प्राप्त हो जाता है। और गोवा किस नंबर का राज्य बनता है, तो गोवा 25 नंबर का राज्य बनता है, यानी 25वें नंबर पे गोवा को राज्य का दर्जा प्रदान किया जाता है। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है कि नागालैंड का गठन किस वर्ष हुआ था। क्वेश्चन है नागालैंड का गठन किस वर्ष हुआ था। आपके ऑप्शन है 1962, 1964, 1963 और 1966। तो देखिए दोस्तों, नागालैंड का गठन हुआ था 1963 में, यदि आपका सी ऑप्शन सही है। तो हुआ क्या था दोस्तों कि जो असम था, हमारा असम जो राज्य था, तो नागा पहाड़ियों, किन्हें, नागा पहाड़ियों, ठीक है, नागा पहाड़ियों तथा असम के कुछ क्षेत्रों को मिलाकर इसका निर्माण किया गया था। और एक्चुअली ये इसलिए किया गया था कि जो नागा आंदोलनकारी थे उनको संतुष्ट करने के लिए इसका अलग से निर्माण किया गया था, क्योंकि नागालैंड में कुछ ऐसे आंदोलनकारी थे जो असम से अलग होने की डिमांड कर रहे थे, तो उनको संतुष्ट करने के लिए इसका निर्माण किया गया। और इसके बाद, ठीक है, और इसके बाद जो नागालैंड है वो 16वें नंबर का राज्य बनता है। इसे कौन सी नंबर का राज्य बनता है, ये 16वें। 15वें नंबर का क्या बताया था मैंने, 15वें नंबर का गुजरात और 16वें नंबर का नागालैंड। ठीक है दोस्तों, तो 16वें नंबर का राज्य बनता है नागालैंड, और ये नागा आंदोलनकारियों को संतुष्ट करने के लिए किया गया था। ठीक है, चलिए तो अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। इसमें हमारा सी ऑप्शन सही था। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है मणिपुर, त्रिपुरा, ये कॉमा है बीच में, मणिपुर, त्रिपुरा, मेघालय, ये तीन जो राज्य हैं वो क्रमशः कौन से नंबर के राज्य, यानी किस नंबर पे इनको राज्य का दर्जा प्राप्त हुआ। आपके ऑप्शन है 18, 19, 20, 19, 20, 21, 20, 21, 22 या फिर 18, 20 और 21। तो दोस्तों आपका सही ऑप्शन है इसमें बी, यानी 19, 20 और 21, यानी मणिपुर 19वें नंबर पे, त्रिपुरा 20वें नंबर पे और मेघालय 21वें नंबर पे राज्य, 21 नंबर का राज्य बना। अब क्वेश्चन आता है कि फिर बाकी बीच में कौन थे। तो मैंने अभी आपको बताया, आपको यहाँ पे एक बार रिवाइज करा देता हूँ, पूरा बता देता हूँ, इसको आप जरूर याद कर लीजिएगा। 15 नंबर पे कौन बना, 15 नंबर पे बना हमारा गुजरात। 16 नंबर पे कौन बना, तो 16 नंबर पे बना हमारा नागालैंड। ठीक है, 17 नंबर पे बना हरियाणा। कौन बना, 17 नंबर पे हरियाणा। 18 नंबर पे हिमाचल प्रदेश। ठीक है, 18 पे हिमाचल प्रदेश, फिर 19 में मणिपुर, 20 में त्रिपुरा, 21 में मेघालय, 22 में हमारा मिजोरम। ठीक है, 22 में हमारा हमारा सिक्किम, फिर 23 में बना मिजोरम, 24 में अरुणाचल प्रदेश, 25 में गोवा, 26 में छत्तीसगढ़, 27 में उत्तराखंड, 28 में झारखंड और 29वां तेलंगाना, जो कि किससे अलग हुआ था, जो कि अलग हुआ आंध्र प्रदेश से। तो याद रखिएगा दोस्तों, ठीक है, इसको आप एक बार क्रम से जरूर याद कर लीजिएगा कि कौन से नंबर पे कौन कौन बना। ठीक है, तो इसमें आपका बी ऑप्शन सही था, यानी मणिपुर, त्रिपुरा और मेघालय 19, 20, 21 नंबर पे राज्य बने थे। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश और बिहार से क्रमशः कौन से तीन नए राज्यों का गठन किया गया था। तो देखिए आपके ऑप्शन है छत्तीसगढ़, झारखंड, उत्तराखंड। अगला ऑप्शन है आपका कि छत्तीसगढ़, उड़ीसा, उत्तराखंड। अगला छत्तीसगढ़, उत्तराखंड, झारखंड, या फिर उत्तराखंड, छत्तीसगढ़, झारखंड। तो दोस्तों इसमें आपका ऑप्शन सी सही है। मध्य प्रदेश से छत्तीसगढ़, यानी इसको आप देखेंगे क्रम से, तो एमपी से छत्तीसगढ़, यूपी से उत्तराखंड और बिहार से झारखंड अलग हुए थे। अब क्वेश्चन आता है कि कब अलग हुए थे। तो दोस्तों याद रखिएगा 1 नवंबर 2000 को इन्हें अलग किया गया था
मध्य प्रदेश से छत्तीसगढ़ को, उत्तर प्रदेश से उत्तराखंड को और बिहार से झारखंड को, क्योंकि इनकी जो भौगोलिक सीमा थी वो बहुत ज़्यादा थी, जिसे मैनेज करना प्रशासनिक दृष्टि से थोड़ा टफ हो रहा था, कठिन हो रहा था। इसलिए प्रशासनिक दृष्टि से सहूलियत लाने के लिए इनको कहीं ना कहीं तो अलग कर दिया गया, थोड़ा सा एरिया डिवाइड कर दिया गया। और भी कुछ कारण थे इसके अलावा भी, लेकिन मेन ये कारण भी था, ठीक है। उनमें से एक कारण ये भी था जिस कारण इन्हें अलग किया गया। और इनकी डेट ये थी। और यदि पूछा जाए कि किस नंबर के राज्य थे जो बने, तो दोस्तों यदि मैं लाइन से बताऊं तो लाइन से इनका जो नंबर था वो था 26, 27 और 28। 26, 27 और 28, ठीक है। और 29 नंबर का राज्य था तेलंगाना, ठीक है। 29वें नंबर का राज्य कौन था? तेलंगाना। तो इस प्रकार से इसका आंसर है आपका सी। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है तेलंगाना को आंध्र प्रदेश से अलग, अगला क्वेश्चन है तेलंगाना को आंध्र प्रदेश से अलग कर नया राज्य बनाया गया कब? तो दोस्तों अगला क्वेश्चन है कि तेलंगाना को आंध्र प्रदेश से कब अलग किया गया। मैंने आपको बताया कि पहले तो मद्रास से आंध्र प्रदेश अलग किया गया, मद्रास से आंध्र प्रदेश अलग किया गया, ठीक है। 56 में 1956 में मद्रास से आंध्र प्रदेश अलग किया गया था श्री रामलू जी के अनशन के कारण, जब उनकी मौत हो गई थी। अब उस आंध्र प्रदेश से भी तेलंगाना अलग कर दिया गया। क्या अलग कर दिया गया? तेलंगाना अलग कर दिया गया। किससे? आंध्र प्रदेश से। ये कब किया गया दोस्तों? तो ये किया गया अलग 2 जून 2014 को। कब किया गया? 2 जून 2014 को अलग कर दिया गया उससे, आंध्र प्रदेश से, ठीक है। अब बात आई कैपिटल की, तो दोस्तों अभी 10 साल तक इन दोनों की कैपिटल क्या रहेगी? 10 साल तक दोनों की कैपिटल, यानी आंध्र प्रदेश और तेलंगाना दोनों की कैपिटल 10 साल तक, 14 से 24 तक आंध्र प्रदेश की कैपिटल और तेलंगाना की कैपिटल हैदराबाद ही रहेगी। बाद में तेलंगाना की कैपिटल हो जाएगी हैदराबाद और आंध्र प्रदेश की कैपिटल हो जाएगी अमरावती। क्या हो जाएगी? अमरावती, ठीक है दोस्तों। तो तेलंगाना की हैदराबाद और आंध्र प्रदेश की अमरावती कैपिटल हो जाएगी। तो इसमें आपका ऑप्शन सही कौन सा हुआ? 2014 कहाँ पे है? सी में, तो सी ऑप्शन सही हो गया, ठीक है दोस्तों। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है भाषा के आधार पर राज्यों के पुनर्गठन की मांग को लेकर आंदोलन कर रहे किस नेता की मृत्यु हो गई थी? मैंने आपको कई बार बताया अभी तक इस प्रीवियस स्लाइड में कि ये इसमें ऑप्शन क्या है? श्री रामलू। इनका नाम क्या था पूरा? इनका पूरा नाम था पोट्टी श्री रामलू। क्या नाम था? पोट्टी श्री रामलू, ठीक है दोस्तों, पोट्टी श्री रामलू। इनका निधन हो गया था। राज्यों के पुनर्गठन को मांग के लेकर अनशन कर रहे थे और 56वें दिन इनकी भूख के कारण मौत हो गई थी। और इसके बाद ही आनन फानन में सरकार ने आयोग का गठन किया। आयोग की रिकमेंडेशन के बाद आंध्र प्रदेश का पहला गठन किया गया और आंध्र प्रदेश भाषा के आधार पर बनने वाला पहला राज्य था। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है नए राज्यों के नामांकन व उनकी स्थापना का अधिकार किसे है? दोस्तों तो नए राज्यों का नामांकन करना हो, उनकी स्थापना करना हो, मैंने भी आपको पहले ही बताया। उनमें एक राज्य को अलग अलग करना हो, जैसे आंध्र प्रदेश तेलंगाना, ये 2 राज्यों को एक करना हो, इन सब का अधिकार किसके पास है? प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, सर्वोच्च न्यायालय या फिर संसद। सॉरी यहाँ पे 2 वाले के बारे है ना। तो ये सब का अधिकार किसके पास है? संसद के पास, यानी डी ऑप्शन आपका इसमें सही है। डी ऑप्शन सही है। इन सभी का अधिकार संसद के पास में है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है कि देखिए दोस्तों अभी तक हमने जो 15 क्वेश्चन सॉल्व किए, ये 15 क्वेश्चन थे हमारे कहाँ से? संघ और उसके क्षेत्र से। अब हम जो क्वेश्चन सॉल्व करने जा रहे हैं ये है नागरिकता, जो चैप्टर है आपका सेकंड जो चैप्टर है नागरिकता, यहाँ से क्वेश्चन हम सॉल्व करने जा रहे हैं, ठीक है। तो जो हमारा वो पिछला चैप्टर था उसमें यदि हम आर्टिकल की बात करें तो आर्टिकल कहाँ से कहाँ तक आते हैं? तो पहले चैप्टर में 1 से लेकर 4 तक आर्टिकल आते हैं। कहाँ से कहाँ तक आते हैं? तो 1 to 4, यानी कि अनुच्छेद 1 से लेकर अनुच्छेद 4 तक इसकी बात की गई है संघ एवं उसके राज्य क्षेत्र की। अब आता है अगला क्वेश्चन हमारा नागरिकता, यह दूसरे चैप्टर से, कि भारतीय नागरिकता का वर्णन संविधान के किस अनुच्छेद में है? या संविधान के किन अनुच्छेद में है भारतीय नागरिकता के बारे में जिक्र किया गया है या उनके बारे में बतलाया गया है? आपके ऑप्शन है 4 से 11, 5 से 12, 5 से 11 या फिर 5 से 10। तो इसका दोस्तों सही ऑप्शन है 5 से 11, क्योंकि 1 से 4 तो मैं वहाँ बता चुका हूँ। अब 5 से 11 कहाँ है? तो 5 से 11 हमारा सी में सही है। तो हमारा सी ऑप्शन इसका सही है। 5 से 11 हमारा जो है इसमें है, क्योंकि 12 से तो फंडामेंटल राइट्स स्टार्ट हो जाते हैं ना। 12 से तो अध्याय 3 स्टार्ट हो जाएगा हमारा। 12 से क्या स्टार्ट हो जाएगा? 12 से हमारा अध्याय 3 स्टार्ट हो जाता है और अध्याय 3 में क्या है? फंडामेंटल राइट। तो उसका सही ऑप्शन होगा 5 से 11 तक भारतीय संविधान में नागरिकता के बारे में बतलाया गया है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है भारतीय नागरिकों को कितनी नागरिकता प्राप्त होती है? कितने टाइप की नागरिकता प्राप्त होती है? क्वेश्चन आप समझिए थोड़ा सा कि भारतीय नागरिक को एक्चुअली क्या है, क्वेश्चन मैं खुद बनाता हूँ तो क्वेश्चन थोड़ा सा मुझे समझ नहीं आ रहा था कि किस प्रकार का बनाऊँ। तो क्वेश्चन ये कह रहा है कि भारतीय नागरिकों को कितनी प्रकार की नागरिकता प्राप्त होती है, कितनी नागरिकताएं प्राप्त होती हैं, कितनी नागरिकताएं लिख लीजिए, कितनी नागरिकताएं प्राप्त होती हैं, ठीक है, कितनी नागरिकताएं
प्राप्त होती हैं। तो दोस्तों अब आपके ऑप्शन है एकल नागरिकता, दोहरी नागरिकता, तृतीय नागरिकता या तीसरी नागरिकता, इसमें से कोई नहीं। तो इसका आपका सही ऑप्शन होगा एकल नागरिकता। हमारे भारत में एकल नागरिकता सिस्टम यानी सिंगल सिटीजनशिप है। और हमने इसे कहाँ से लिया है? तो इसे हमने लिया है ब्रिटेन के संविधान से। कहाँ से दोस्तों? ब्रिटेन के संविधान से, या हमने इसे ब्रिटेन से लिया है एकल नागरिकता का कंसेप्ट कि हमारे देश में एक ही नागरिकता है। और वो कौन सी है? इंडियन यानी भारतीय। हमारी नागरिकता क्या है? इंडियन या भारतीय। हम लोग भारतीय हैं, हमारी और कोई दूसरी नागरिकता नहीं होती। हमारा जब पासपोर्ट बनता है कोई भी होती है, हमारी आइडेंटिटी किस रूप में होती है? इंडियन, है ना। तो हम इंडियंस हैं और हमारे पास एकल सिंगल नागरिकता है। अब दोहरी नागरिकता की बात करें, कहाँ है? कुछ कुछ देशों में दोहरी नागरिकता है, जिसको मैं भी आगे आपको बताऊंगा। लेकिन हमारे पास सिंगल नागरिकता है, एकल नागरिकता, यानी हम सिर्फ इस देश के नागरिक हैं। ना हम बिहारी हैं, ना हम मराठी हैं, ना ही हम बंगाली हैं, या और हम क्या हैं? हम इंडियंस हैं। ठीक है दोस्तों, हम इंडियन हैं। संविधान हमें एक ही सिंगल नागरिकता देता है और वो है क्या है? भारतीय होने की नागरिकता। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है, निम्न में से किस तरीके से भारत की नागरिकता प्राप्त नहीं की जा सकती? दोस्तों क्वेश्चन को ध्यान देखिए कि यहाँ पे नहीं कह रहा है कि नहीं की जा सकती, है ना। तो अब ये क्वेश्चन में ऑप्शन है आपके दोबारा जन्म लेके, ठीक है, जन्म द्वारा है, सॉरी दोबारा नहीं है, ये जन्म द्वारा है, जन्म द्वारा, है ना। यदि आपका जन्म हो जाए उसी देश में, यदि आपका भारत में ही जन्म होता है तो आपको नागरिकता मिल जाएगी, बिल्कुल मिल जाएगी। तो ये सही है। तो ये ऑप्शन ने पूछा है नहीं के लिए, क्योंकि किसी विभाग नहीं है, सॉरी इसमें गलती ज़्यादा हो गई, किसी विभाग नहीं है, किसी भाग के है, किसी भाग के, एक मिनट, हाँ, किसी, ये दोबारा नहीं है, ये द्वारा है, ठीक है, और ये विभाग नहीं, किसी भाग के है, ठीक है। और यहाँ पे नई क्वेश्चन पे ध्यान देना है। तो किसी भाग के, तो ये सही है। किसी भाग के शामिल हो जाने पर, यानी किसी कोई एरिया, चाहे वो किसी भी देश का हो, पाकिस्तान का हो या फिर चाइना का हो या नेपाल का हो, भूटान का हो, यदि वो भारत में शामिल हो जाता तो बिल्कुल, यदि वो भारत में शामिल हो जाता तो फिर वहाँ के नागरिक भारतीय नागरिक हो जाएंगे। तीसरा, भारतीय बैंक में धन जमा कराने पर, तो नहीं दोस्तों, ये गलत हो गया। पंजीकरण द्वारा, हाँ पंजीकरण के द्वारा भी हो सकते हैं, कुछ कंडीशन होगी, बट इसके द्वारा भी हो सकते हैं। तो यदि कोई बाहर का नागरिक आके भारतीय बैंक में धन जमा कराता है तो इससे वो भारतीय नागरिक नहीं हो जाता। तो इसमें आपका ऑप्शन कौन सा सही होगा? सी ऑप्शन सही होगा। बाकी इन तरीकों से आपको भारतीय नागरिकता प्राप्त हो जाएगी, लेकिन ये जो ऑप्शन है सी, इसके द्वारा आपको भारतीय नागरिकता प्राप्त नहीं होती, यानी आप भारतीय नागरिक नहीं बन पाएंगे इस ऑप्शन के द्वारा या इस तरीके से। ठीक है दोस्तों, तो आपका सी ऑप्शन इसमें सही है, क्योंकि हम नहीं पूछा गया तो हम नहीं की बात कर रहे थे। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है कि निम्न में से किन परिस्थितियों में किसी भारतीय की नागरिकता समाप्त हो जाती है? अब तक हमने नागरिकता प्राप्त करने की बात की थी, अब हम बात करेंगे नागरिकता समाप्त होने की। किस रीजन से या किन कारणों से या किन परिस्थितियों में भारतीय नागरिकता समाप्त हो सकती है? स्वेच्छा से, बिल्कुल, यदि स्वेच्छा से कोई अपनी नागरिकता का त्याग करना चाहे तो बिल्कुल कर सकता है, ठीक है। बर्खास्तगी द्वारा, है ना, यदि वो उसे बर्खास्त किया जाता है नागरिकता से, बिल्कुल हो सकता है। वंचित करने पर, यदि सरकार के द्वारा किसी रीजन से उसे उसकी नागरिकता छीन ली जाती है, उसकी नागरिकता से वंचित कर दिया जाता है, तो इसके द्वारा भी छीन सकती है। इनमें से सभी, तो दोस्तों आपका ऑप्शन डी सही है, यानी इनमें से सभी, यानी इन सभी तरीकों से किसी एक नागरिक की या किसी एक भारतीय की नागरिकता छीनी जा सकती है। इन सभी तरीकों से किसी भी भारतीय की नागरिकता छीनी जा सकती है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है, इनमें से किस देश में दोहरी नागरिकता है? आपके ऑप्शन है भारत, ब्रिटेन, अमेरिका, पाकिस्तान। तो दोस्तों इसमें तो आपको कन्फ्यूजन नहीं है, क्योंकि मैंने अभी आपको पीछे ही समझाया कि हमारे देश में सिंगल नागरिकता है। इसमें भी आपको कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए कि मैंने आपको बताया था कि हमने जो ये सिंगल सिटीजनशिप है वो कहाँ से लिया, हमने संविधान में, हमने आपको बताया था संविधान के सोर्सेस ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, उसमें मैंने आपको बताया था। तो वहीं पर यदि आता है कि ब्रिटेन से क्या खेले, तो वहाँ पर हमने ये भी लिखा जाता है कि सिंगल सिटीजनशिप, यानी हमने सिंगल या एकहरी नागरिकता भी हमने ब्रिटेन से ली है। तो अब बची दो ऑप्शन, तो यहाँ पे भी सिंगल, तो क्या बचा ऑप्शन? अमेरिका। यानी अमेरिका ऐसा जगह है, या अमेरिका अकेला ऐसा देश है, सॉरी अकेला नहीं कहेंगे, अमेरिका ऐसा देश है जहाँ पे दोहरी नागरिकता, अर्थात वहाँ का जो भी नागरिक होता है, जो भी इंसान होता है ना अमेरिका में, वो पहले अपने राज्य का नागरिक होता है ना, उसके बाद देश का नागरिक होता है। जैसे आप मान लीजिए कैलिफोर्निया में रह रहे हैं, तो पहले आप कैलिफोर्नियाई नागरिक हैं, फिर आप अमेरिकी नागरिक हैं, है ना। तो यहाँ पे आपको किसी भी व्यक्ति को दोनों जगहों की सुविधाएं प्राप्त करता है, दोनों जगह से फायदे लेता है। मतलब राज्य के जो फायदे वो तो मिलते ही मिलते हैं, साथ में देश के फायदे भी मिलते हैं उसको। तो वहाँ पे दोहरी नागरिकता का कंसेप्ट है, क्योंकि यहाँ पे क्या है, जो यहाँ का संघ है वो राज्यों की आपसी परामर्श का प्रमाण है, परिणाम है। तो जैसे अमेरिका में जो संघ है वो राज्यों के आपसी समझौते से बनाया गया था। तो वहाँ पे क्या है, राज्य पावरफुल है। जैसे राज्यों के लिए क्या कहा जाता है अमेरिका के लिए, कि वो अविनाशी राज्यों का अविनाशी संघ है, और हमारा देश विनाशी राज्यों का अविनाशी संघ है। तो क्योंकि वहाँ के राज्य अविनाशी हैं, पावरफुल है, राज्य संघ वहाँ के ना तो राज्य को डिवाइड कर सकता है, ना ही बंटवारा कर सकता है, ना तो को एक कर सकता है, ना एक दो कर सकता है, ना उनका नाम बदल सकता है, वहाँ पे राज्य पावरफुल है।
तो इसलिए वहाँ पर राज्यों की भी अपनी नागरिकता होती है। हर राज्य अपने नागरिक को अपनी नागरिकता देता है, उसके बाद फिर वो अमेरिकी नागरिक भी होता है। ठीक है, तो इस तरह से सी आपका ऑप्शन सही है, यानी बी सी अमेरिका, यानी अमेरिका में दोहरी नागरिकता का प्रावधान है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है, कितने वर्षों तक भारत से बाहर रहने पर भारतीय नागरिकता समाप्त हो जाती है? ए 5, बी 7, सी 9 या फिर डी 12। तो दोस्तों हमारे संविधान में प्रावधान है कि यदि कोई इंसान कंटिन्यू 7 वर्षों तक भारत से बाहर रहता है तो उसकी भारतीय नागरिकता समाप्त हो जाती है। इस प्रकार आपका बी ऑप्शन सही है, यानी 7 वर्षों तक किसी भी इंसान के बाहर रहने पर उसकी नागरिकता समाप्त हो जाएगी। अगला क्वेश्चन है हमारा, संविधान द्वारा प्रदत्त नागरिकता के संबंध में संसद ने अधिनियम कब बनाया था? ठीक है दोस्तों, आपके ऑप्शन है 1953, 1954, 1955 या फिर 1956। तो दोस्तों ये जो संविधान में संसद में जो संविधान बनाया गया है, ये कब बनाया गया? तो ये 1955 में बनाया गया। ये आपका सी ऑप्शन सही है। 1955 में संसद ने संविधान द्वारा प्रदत्त जो नागरिकता है उसके संबंध में व्यापक कानून बनाए, व्यापक अधिनियम बनाए, और उसी पे कब बनाए गए थे? और ये बनाए थे 1955। आपको पता ही होगा 1952 में हमारी पहली संसद बनती है, यानी पहली निर्वाचित संसद 1952 से स्टार्ट होती है, मई 1952 से। ठीक है, और उसके बाद 1955 में यानी पहली संसद जो थी, पहली जो हमारी लोकसभा थी, पहली जो सरकार थी, उन्होंने इसके संबंध में जितने जरूरी आवश्यक नियम थे वो सारे बनाए थे। ठीक है, तो आपका सी ऑप्शन सही है 1955। अगला क्वेश्चन देखते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है कि भारतीय नागरिकता प्राप्त करने के लिए नियम व कानून बनाने का अधिकार किसे है? भारतीय नागरिकता प्राप्त करने के लिए या उसे समाप्त करने, दोनों चीज़ कह सकते हैं कि प्राप्त करनी हो या फिर समाप्त करनी हो, दोनों का, प्राप्त करनी हो या समाप्त करनी हो, उसके संबंध में कानून बनाने का अधिकार किसे है? तो देखिए दोस्तों, जब भी ऐसी बात आती है जो सेंट्रल लेवल की बात है, उस पर हमेशा कानून बनाने का अधिकार किसे दिया जाता है? विधायिका को। सीधी बात है ना, कानून बनाने का काम किसका है? विधायिका का। न्यायपालिका का काम है न्याय देना, है ना, और कार्यपालिका का काम है उन चीज़ों को इम्प्लीमेंट करना। तो अब आपके ऑप्शन देखिए, प्रधानमंत्री क्या होता है? कार्यपालिका होता है। राष्ट्रपति क्या होता है? कार्यपालिका होता है। तो ये दोनों तो खत्म हो गए, ठीक है, क्योंकि ये दोनों तो कार्यपालिका के पार्ट है। ठीक है, इसके बाद सर्वोच्च न्यायालय न्यायपालिका, तो ये भी नहीं है। अब बची संसद क्या है? विधायिका। और विधायिका का काम क्या होता है? देश के लिए कानून बनाना। क्या होता है दोस्तों? देश के लिए कानून बनाना। तो कौन होगा इसका सही ऑप्शन? इसका सही ऑप्शन होगा डी, यानी भारतीय नागरिकता प्राप्त करने या समाप्त करने के लिए यदि कोई भी नियम कानून बनाना है, या जो कोई भी नियम कानून बनाना है या बने हुए में कुछ चेंजेस करनी है या खत्म करना है, तो कौन करेगा? वो सब संसद करेगा। ठीक है दोस्तों, तो इसके साथ आज के लिए हमारा बस इतना ही, और कल से हम भाग 3 यानी कि फंडामेंटल राइट्स या आपके मौलिक अधिकारों के बारे में क्वेश्चंस पुटअप करना स्टार्ट कर देंगे। इसमें मैंने 2 चैप्टर इसलिए एक साथ कर दिए क्योंकि इसमें से क्वेश्चन बहुत ज़्यादा नहीं आते हैं दोस्तों, रेयरली ही कभी कभार एक आध क्वेश्चन इसमें से आता है ना, लेकिन फंडामेंटल राइट्स से क्वेश्चन बहुत आते हैं, तो उन्हें हम बहुत डिटेल से बहुत ज़्यादा क्वेश्चन के उसमें हम सॉल्व करेंगे। हो सकता है 3 से 4 दिन तक लग जाए उसमें, है ना, तो उसके बारे में पढ़ेंगे। तो ठीक है दोस्तों, और आई होप कि आप सब अच्छे होंगे, घर में होंगे, स्वस्थ होंगे। जब तक आवश्यक ना हो तब तक घर से बाहर ना निकलें दोस्तों, जब बहुत आवश्यक होने पर ही घर से बाहर निकलें, और अपना ख्याल रखें, मन लगा के पढ़ाई करें। और यदि आपने अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इसे सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को भी दबा दें, ताकि आपको जो भी वीडियो डाले जाए उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले प्राप्त हो जाए। तो चलिए दोस्तों, इसी के साथ अपना ख्याल रखें, खुश रहें, और अलविदा, खुलते हैं, कल फिर मिलते हैं नए क्वेश्चन के साथ में, जिसमें हम फंडामेंटल राइट्स या मौलिक अधिकारों के विषय में उनके बारे में जानेंगे और उनके क्वेश्चन को ज़्यादा से ज़्यादा सॉल्व करेंगे, जो आपके लिए हर परीक्षा के लिए महत्वपूर्ण होंगे, क्योंकि उससे क्वेश्चन आते भी बहुत ज़्यादा हैं। चलिए, धन्यवाद दोस्तों।